नमस्कार। मैं राकेश परमार। एक तो मैं दोनों हाथ जोड़ के कान पकड़ के अपने समस्त पूज्य माताओं बहनों से क्षमा मांगता हूं। कृपया हमें क्षमा करें। आज का जो हमने हेडलाइन दिया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, गुस्से में हूं। लेकिन आप मेरे पीड़ा को समझिए कि मैं कितना पीड़ा में हूं। इस हेडलाइन को लगाने के पहले विश्वास करिए मैं 50 बार से ऊपर सोचा, कई बार लिखा और डिलीट किया। फिर भी मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं आज नहीं लिखूंगा तो मैं अपना बेटा होने के फर्ज से मुंह मोड़ूंगा, अपने भाई होने के फर्ज से मुंह मोड़ूंगा। मैं बेटा भी हूं, मैं भाई भी हूं, मैं पति भी हूं, मैं पिता भी हूं। मेरी पूज्य माता अब इस धरती पे नहीं है, बट उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं एक प्यारी पत्नी का पति हूँ, मैं बड़ी खूबसूरत बेटियों का पिता हूँ, मैं 2 बहनों का भाई हूँ। इतनी महिलाओं के इर्द गिर्द रहने वाला, महिलाओं के द्वारा लालन पालन, महिलाओं के द्वारा निर्मित और महिलाओं के द्वारा सहारा दे करके इस मुकाम पर पहुंचाने वाला कि मैं आज बोलने लगा हूँ, बोलने की स्थिति में हूँ। विश्वास मानिए कि मेरा अब तक यहाँ तक आने में पूज्य महिलाओं का ही योगदान है। मेरे मुंह से महिलाओं के लिए कोई अपमानजनक शब्द निकले ऐसी मेरी हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं, औकात नहीं। लेकिन विश्वास मानिए कि मैं इतना दुखी हूँ कि मैं हेडलाइन में वो बात लिखना पड़ा। मैं एक बार दोबारा से तमाम पूज्य माताओं, बहनों और आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। मित्रों, आपने सुना होगा किसान आंदोलन में एक बेहुद्दे इंसान ने हमारे पूज्य माताओं बहनों का रेट बताया कि हिंदू महिला दो। अब मैं कह नहीं सकता, मेरी हिम्मत नहीं हो रही आगे कहने की। मित्रों, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि किसान आंदोलन कहां जा रहा है, किस मुकाम पर जा रहा है, किस स्थान पर जा रहा है और कौन कौन लोग इसमें आकर के बकवास करके जा रहे हैं। मित्रों, किसान आंदोलन में किसानों के मुद्दा के अलावा बाकी सब हो रहा है। किसानों का मुद्दा इसलिए नहीं हो रहा कि उसमें कहने योग्य कोई बात है ही नहीं। कोई आदमी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जो कि चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, किसी को अनुकंपा पर नहीं आए हैं, अपने बलबूते पर उस कुर्सी तक पहुंचे हैं, उनको अपमानजनक शब्दों से नवाजा जा रहा है। खैर, वो लोकतंत्र में है, प्रधानमंत्री हैं तो आलोचना सुनेंगे। लेकिन पूज्य माताओं बहनों के लिए इतना नीच, इतनी ऊंची और इतनी गिरी हुई भी शब्द किसानों के सभा में हो सकता है और ऊपर से ताली बज रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो कान उस बात को सुना और जो हाथ उस बात पर ताली बजा, वो कोई किसान तो हो ही नहीं सकता, शैतान भी नहीं हो सकता। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि वो शैतानों के बाद की कोई प्रजाति है क्या जो किसान आंदोलन में किसान के रूप में घुस बैठ गई हुई है। मित्रों, मैं ये भी बड़ा सान करके अब तक बहुत दुखी हूं कि अब तक वो आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ, सार्वजनिक रूप से उसको 50 जूते नहीं पड़े। हमारा देश कहां जा रहा है, हमारे देश की पुलिस कहां जा रही है, देश का संविधान कहां जा रहा है। मित्रों, कल 6 तारीख है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं समझ रहा हूं कि स्वर्ग में बैठे बाबा साहब देख करके बहुत खुश हुए होंगे। मेरे ख्याल से वो आज से ज्यादा खुशी कभी नहीं हुए होंगे कि अच्छा हुआ कि मैं उस धरती को छोड़ करके आ गया, जहां पर हमारे ही द्वारा लिखे संविधान में पावर पा करके ये बेहुदा लोग कुछ भी बोलने की मुंह खोल देते हैं। बाबा साहब की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। मित्रों, अभी संविधान सभा के अध्यक्ष परम श्रद्धेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मोत्सव था। राजेंद्र प्रसाद भी स्वर्ग में बैठे हुए भीमराव अंबेडकर साहब से कह रहे होंगे कि भीम भाई, अच्छा हुआ कि हम लोग अब उस धरती को छोड़ के आ गए जहां बेहुदों ने जन्म ले लिया है, बेहुदों ने कब्जा कर लिया है, जो हमारे माताओं बहनों का इतनी बेहयाई और इतनी अश्लीलता से चित्रण करते हैं, उनके विषय में बेबुनियाद और बेहयाई वाली बात करते हैं। मित्रों,
किसानों का आंदोलन जायज है नाजायज है, अब ये मुद्दा खत्म हो गया है, क्योंकि अब ये मुद्दा किसान का स्वरूप बदलता जा रहा है। आज समाचार आया कि कुछ खिलाड़ी 6 तारीख को राष्ट्रपति महोदय से मिल करके अपने मिले हुए पुरस्कार वापस करेंगे। एक तो बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उन खिलाड़ियों को किसानी के खेती के काम में मिले हुए काम से पुरस्कार मिला था वो, या खेल के क्षेत्र में के काम से मिला था। अगर खेल के क्षेत्र में मिले काम से मिला था तो फिर ये किसान आंदोलन के नाम पर पुरस्कार वापस करने का क्या मतलब है? क्या ये आंदोलन उस अवार्ड वापसी गैंग के तरफ से नहीं जा रहा है जो अब हुआ था कि भाई मोदी जी के लोकप्रियता से डर करके और कुछ ना करने की हताशा ने अवार्ड वापसी करना शुरू कर दिया था? तो क्या ये किसान आंदोलन उसी तरह की दोबारा बदनामी करने के तरफ नहीं बढ़ रहा है? जब हमारे खिलाड़ी अपनी खेल क्षमता में, मानता हूं कि वो जो खिलाड़ियों को पुरस्कार मिला है वो किसी अनुकंपा पर नहीं मिला है, किसी की कृपा पर नहीं मिला है, किसी के दया और किसी को अनुशंसा पर नहीं मिला है। खिलाड़ी मैदान में पसीना बहाए हैं, देश के लिए पदक जीते हैं, देश के लिए सम्मान अर्जित किया है, कई मंचों पर देश का नाम रोशन किया है और उनके मेहनत के बल पर, उनके मेहनत के कीमत पर मैदान में बहे उनके पसीने के वजह से उनको यह पुरस्कार मिला है। फिर अपने दम पर हासिल किए इस पुरस्कार और इस सम्मान को किसानों के हित में वापस करने का क्या मतलब है? कुछ पहले के लोग जो पुरस्कार वापस किए थे वो सब तत्कालिक सरकार के द्वारा अनुकंपा के आधार पर दिए गए पुरस्कार थे। वो लोग पुरस्कार के योग्य नहीं थे, लेकिन सरकार ने अपना वोट बैंक बढ़ाने, अनुशंसा पाने या अपनी ख्याति अर्जित करने के लिए या उन लोगों को अपना मोहरा बनाने के लिए, अपना एजेंट के मानने के लिए पुरस्कार दिया था। तो वो सब पुरस्कार वापस की, ये बात समझ में आती है कि भाई जिन्होंने पुरस्कार दिया वो वापस करने का आदेश किए तो पुरस्कार वापस हो गया। लेकिन ये किसान, ये खिलाड़ियों ने तो किसी राजनीतिक दल के अनुशंसा पर पुरस्कार नहीं पाया है। तो क्या मैं ये मानूं कि खिलाड़ी भी कहीं बाय मिस्टेक गलती से पुरस्कार पा गए हैं जो आज इस किसान आंदोलन के आड़ में उसको वापस कर रहे हैं? ये 2-3 चीजें मुझे चिंता और दुख की तरफ लेके जा रहा है। मैं गुस्से से भरा हूं। मैं गुस्से से इसलिए भरा हूं कि किसानों के प्रतिनिधिमंडल से अब तक इस बात का विरोध नहीं आया कि हे बच्चों, तुमने देश का नाम रोशन किया है, उसके कीमत पर तुमको पुरस्कार मिला है, तुमको हमारे लिए पुरस्कार वापस करने की जरूरत नहीं है, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, तुम हमारे बच्चे हो, देश का नाम रोशन किया है और वो पुरस्कार तुमको देश के नाम रोशन करने, मैदान में बहे पसीने की कीमत पर मिला हुआ है, तुम उसको अपने साथ रखो, हमारा सलाह दे, हमारा समर्थन दिए, इस बात के लिए बधाई है। एक भी किसान संगठन ने, किसान ने इस बात का बयान जारी नहीं किया। लेकिन इससे भी बड़ी बात, दुख की बात है कि किसी भी एक किसान और किसान संगठन ने उस बेहुदे के उस बात पर भी एतराज नहीं किया कि मेरे मन से तुमने हमारे पूज्य माताओं बहनों का रेट लगा दिया। मित्रों, आजकल ना आंदोलन, मैं एक बार पहले भी बताया था कि आंदोलन अब मुद्दे पर तो हो ही नहीं रहा है और उसमें मुद्दा महत्वपूर्ण ही नहीं है। कई लोग जो आंदोलन में गए हैं उनसे पूछेगा कि किस लिए आए हैं तो उसको पता नहीं होगा कि वो आया किस लिए है। कई आंदोलनकारी तो या तो भेजे गए हैं या पहुंच गए हैं या भीड़ का हिस्सा है। जैसे साईं बागबान आंदोलन में कहा गया था कि वो 500 रुपये और बिरयानी के लिए जाते हैं, हालांकि मेरे सामने ना तो किसी ने 500 रुपया लाना बिरयानी लिया, ना ही मैंने दिया, तो मैं उस तरह की हल्की बातों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन किसान आंदोलन में अगर किसान के अलावा किसी तरह की बात की जाती है या होती है तो ये बात पक्की है कि आप इस बात को बल दे रहे हैं कि जी वहां पर किसानों के अलावा भी बहुत कुछ होता है, किसान के हित के अलावा सब कुछ होता है। क्योंकि उस मंच से पूज्य माताओं बहनों के लिए अपमानजनक शब्द निकल रहा है और लोग ताली बजा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप किसान नहीं हैं, आप घर घर ताली बजाने वाले समुदाय से हैं। किसी को मेरे ऊपर केस करना हो तो करे, मैं अपना पता बताऊंगा या उस आंदोलन में आऊंगा, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब दे दे, उसके बाद मेरे पर केस करे कि अगर किसी माँ बहन के लिए कोई अपमानजनक शब्द कहा जा रहा है, वो भी इतनी घटिया और इतनी नीच स्तर पर, इतने निम्न स्तर पर,
उसके बाद भी अगर आप ताली बजा रहे हैं तो आप मुझ पर केस करने का अधिकार ही नहीं रखते। आपकी औकात नहीं है कि आप मुझ पर केस करें, क्योंकि अगर आप अपने ही बेटी बहनों के अपमान पर, रेट बताने पर ताली बजा रहे हैं तो आप हमारे देश के किसान नहीं हो सकते। आपको हमारे देश के संविधान में, देश के महान देश की परंपरा पर कोई भरोसा नहीं है। आप किसी तरह से आदर के योग्य नहीं है। तो आपका जब आदर ही नहीं है, मन में, मेरे मन में श्रद्धा ही नहीं है, तो आपसे किस बात का लाभ, किस बात का पर्दा। मित्रों, किसान आंदोलन में खालिस्तानी झंडा और खालिस्तानी बैनर आपने देखा। किसान आंदोलन में इमरान मेरा भाई है, दुश्मन दिल्ली में बैठा है का नारा आपने सुना। किसान आंदोलन में और भी कई तरह के नारे और स्लोगन सुने। इस सब बर्दाश्त किया, इस सब को झेला जा सकता है, उसके लिए सरकार है, कानून है। लेकिन मां बहनों के लिए अपमानजनक शब्द के लिए तो झेलने की शक्ति भी नहीं। आज पीड़ा इसी बात पर है। दूसरा एक बात और मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि किसानों की आंदोलन का रूप क्या है। आप समझ लीजिए कि ये आंदोलन नहीं है और ना ही किसी मुद्दे की मांग है। हमारे देश के किसानों ने कहा था कि आप एमएसपी हटा लीजिए, क्योंकि ये एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारा सपोर्ट सिस्टम है और हम इसके सहारे अपना फसल बेचते हैं कि अगर कहीं भी घाटा होगा तो कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुझको मिल जाएगा। कृषि मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने पहले ही मांग में कहा था कि एमएसपी हटेगी नहीं। तब बात हुआ है कि नहीं, हमको एमएसपी नहीं चाहिए, हमें तो ये पूरा बिल ही वापस चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि मतलब किसानों का कोई मांग नहीं है, उन्हें आंदोलन करना है। आंदोलन का स्वरूप कैसा होता जा रहा है आप समझिए। आपको याद होगा कि हमारे देश में टेम्परेचर नापने का एक प्रक्रिया चल रहा है कि मेरे एक आह्वान पर, मेरे एक आवाज पर कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं, कहां तक लोग जा सकते हैं, क्या क्या लोग कर सकते हैं। इसकी बुनियाद कहां है, इसका जड़ कहां है, ये आपको समझना पड़ेगा। तभी आप इस आंदोलन के हो रहे विकृत स्वभाव को समझ पाएंगे। मित्रों, पंजाब में बड़ा मुश्किल से हमने वहां के आतंकवाद पर कब्जा पाया है। पंजाब की महान जनता, बहादुर कौम ने बुलेट के सामने बैलेट को तहरीर दी और आज वहां पर चुना हुआ सरकार है। वो सरकार कैसी है, किस तरह की काम कर रही है, उस सरकार से हमारा राजनीतिक भेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये एकदम पक्का है कि वो एक पंजाब के महान जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। और पिछले कई सालों से, इसके पहले बादल साहब के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, अब कैप्टन साहब के नेतृत्व में चल रही है, कल किसी और के नेतृत्व में चलेगी किसी पंजाबी के नेतृत्व में ही, पंजाब के बेटे के नेतृत्व में ही। और ये होना चाहिए, पंजाब के लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार चले। लेकिन हमारे देश के दुश्मनों को लगा कि भाई अब बुलेट की सहारा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पंजाबी कौम ये बात समझ चुकी है कि बुलेट हमारे विकास में बाधक है। तो उन्होंने इनडायरेक्ट मिशनरियों के माध्यम से बहुत सारा कार्यक्रम चलाया है। मैं समझ रहा हूं कि ये पहले आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण वगैरह के मुहिम में मिशनरी काम करती थी। अब मिशनरियों ने अपना स्वरूप बदल दिया है। अब मिशनरी धर्मांतरण के जगह भारत के संविधान, भारत की सरकार और भारतीयता को मोहरा बना रही है। वो किसी न किसी मुद्दे को देख रही है जहां पर कहीं कुछ ऐसा हो रहा हो जिसमें आपको बरगलाया जा सके, आपको भड़काया जा सके। उदाहरण के रूप में, अगर आप चोरी में पकड़े गए हैं और पुलिस पकड़ लेती है और आपको पुलिस ने 2 डंडा लगा दिया, मिशनरी के लोग वहां पहुंच जाएंगे और आपको डंडा मारने की उस काम को इतनी बढ़ा चढ़ा के और बुरी तरह से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि आपका माइंड वॉश होगा और आप हमारे पुलिस के विरोध हो जाएंगे। एक साइकोलॉजी है, आप समझ लिए। हम सब लोग बचपन में पिता से, बाबा से, आजी से, चाचा से मार खाए हैं। किसी न किसी मुद्दे पर गार्जियन ने थप्पड़ लगाया हुआ है। मान लीजिए पिताजी ने 2 थप्पड़ लगा दिया तो माता जी ने कहा कि गलत हो गया, जाने दो, उनको नहीं मारना चाहिए था। मेरा अपना उदाहरण है, पिताजी कभी 2 थप्पड़ लगा देते हैं, मेरी आजी सबसे आके कोई नहीं पूछती थी कि किस कारण से मेरे को बाबूजी ने थप्पड़ मारा, क्या हुआ। वो सीधे बाबूजी को बुरी भला बोलना शुरू कर देती थी, क्योंकि
उनकी माँ थी, बाबूजी चुप। हमें उस वक्त ना बड़ा अच्छा लगता था कि मेरी आजी बहुत बढ़िया कर रही है। मैं ये नहीं सोचता था कि कोई शैतानी मैंने की होगी, कोई पढ़ाई में कमी आई होगी, कुछ ऐसा चीज लगा होगा, क्योंकि मैं पिताजी का कोई दुश्मन तो था नहीं कि वो कोई दुश्मनी निकाल रहे थे। लेकिन उस वक्त मेरी आजी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं साइकोलॉजी समझ सकता हूं, दिमाग में बात बैठ सकता है। अगर पिताजी के हमारे बात पर आजी के द्वारा मिले समर्थन को अंदर से मैं सुकून महसूस कर रहा हूं, तो समझिए कि अगर पुलिस के द्वारा किसी बात पर सख्ती करने पर अगर कोई आदमी उसको भड़का रहा है तो उस आदमी के मन में कितनी बुरी ख्याल पुलिस के प्रति आती होगी। यही नहीं, कई बार होता है कि गांव के दो लोग, कोई एक आदमी बड़ा आदमी है जिसके पास BMW है, कोई एक आदमी गरीब आदमी है जिसके पास कोई गाड़ी नहीं है, मिशनरी वहां भी आकर के BMW वालों के प्रति उस बिना गाड़ी वालों को भड़काती है। मतलब मिशनरी बहुत अंदर हद तक अपना पैठ बना चुकी है और वो परिणाम दिख रहा है कि लोग ना तो कोई कारण जानते हैं, ना कोई वजह पूछ रहे हैं, सीधे मैदान में कूद पड़ रहे हैं। हमने झारखंड में देखा था कि एक आह्वान और बेमतलब के बात पर, मुस्लिम संगठन के आह्वान पर, मुस्लिम संगठनों के कॉल पर बहुत सारे मुसलमान झारखंड में इकट्ठा हो गए थे, शाहीन बाग में इकट्ठा हो गए थे, लखनऊ में इकट्ठा हो गए थे। मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में ये इसको बोलते हैं टेम्परेचर टेस्टिंग पद्धति, कि हम देखेंगे कि हम कहीं कुछ बुला सकते हैं कि नहीं। यहां पर हमारे देश की खुफिया एजेंसियों का कर्तव्य बढ़ जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सक्रियता बढ़ाए और इस चीज को गहन जांच के दायरे में ले, और जो लोग भी उनके रडार पाए उन्हें सख्ती से कुचले, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन ले और उनका वो अंजाम दे, बिहाइंड द बार हो या आर पार हो। क्योंकि ये देश कुछ मुट्ठी भर गद्दारों के वजह से देशवासियों को छोड़ा नहीं जा सकता, उनको बरगलाने का मौका नहीं दिया जा सकता। मैं बीच में एक बार और स्पष्ट कर दूं कि मैं किसान के किसी भी मांग का ना तो समर्थन करता हूं ना विरोध करता हूं, क्योंकि मुझे किसान के मुद्दे की समझ नहीं है कि मैं उसका समर्थन करूं या विरोध करूं। मैं कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं हूं, कृषि साइंटिस्ट नहीं हूं, कृषि शास्त्री नहीं हूं कि मैं बताऊं कि जो वर्तमान सरकार ने कानून बनाया है वो ठीक है या कानून नहीं बनाया है वो ठीक है। मैं उस पर जा ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर किसान किसी बात के आंदोलन कर रहा है तो वो जायज ही कर रहा होगा, मेरा मानना है। लेकिन किसान के आंदोलन के आड़ में जो जो चीज हो रहा है वो नाजायज हो रहा है, ये मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर किसान के आंदोलन के मंच पर से कोई हमारे पूज्य माताओं बहनों के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग कर रहा है तो वो जूता मारने के काबिल है, ताली बजाने के काबिल नहीं है। और अगर उस पर कोई किसान संगठन या किसान ताली बजा रहा है तो मैं आपके लिए क्या शब्द का इस्तेमाल करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे क्षमा करें। मित्रों, समाचार चैनल पर और हंगामा है। एक बात और आपको बीच में बता दूं, कंगना रनौत जल्दी में है। कंगना रनौत बिना सोचे समझे बोलने लगी है। अब या तो कंगना रनौत का ट्विटर हैंडल कोई आदमी और कर रहा है और कंगना को पता ही नहीं है, या कंगना रनौत खुद इतनी भरी जा चुकी है, भड़काई जा चुकी है लोगों के द्वारा, या मतलब किसी राजनीतिक दल का नाम लूं, संगठन का नाम लूं या क्या नाम लूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि कंगना रनौत को किसान आंदोलन के मुद्दे पर बोलने की इतनी जल्दीबाजी करनी चाहिए थी। उस महिला को शाहीन बाग से जोड़ना, मान लीजिए 1% मान लीजिए कि शाहीन बाग के उस महिला को उस महिला से जोड़ दिया गया, यहां तक तो ठीक है, क्योंकि शाहीन बाग के आंदोलन के तर्ज पर ही किसान आंदोलन हो रहा है। शाहीन बाग के तर्ज पर ही वहां पर सारी व्यवस्थाएं मुहैया की जा रही हैं, क्योंकि शाहीन बाग में भी खाने पीने की व्यवस्था बड़ा दुरुस्त था। शाहीन बाग वाले भी कहते थे कि हमारे मंच पर किसी राजनीतिक की कोई इजाजत नहीं है, कोई राजनीतिक दल का प्रतिनिधि मेरा नहीं आ सकता। वो अलग बात है कि राजनीतिक दल के लोग ही वहां पर जाकर के भाषणबाजी करके आते थे। शाहीन बाग वाले लोग भी समाचार चैनल वालों को अंदर आने नहीं देते थे, अंदर जिस चैनल का परमिशन होता था वही आता था। किसान आंदोलन में वही प्रारूप है। किसान आंदोलन में एक
देश के सबसे प्रतिष्ठित समाचार चैनलों में से एक समाचार चैनल के महिला पत्रकार को आधे घंटे से ज़्यादा तक घेर कर रखा गया था, उसके कैमरामैन को घेर कर रखा गया था और बार बार यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और कई तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव दिखा रहे थे। उस महिला का सरासर लगातार अपमान किया जा रहा था, क्षमा मांगो, माफी मांगो, ये मांगो, वो मांगो। मतलब ये आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन कुछ और है। या तो आंदोलनकारी हमारे समाचार चैनल वालों को धमका रहे हैं, उनको इस हद तक डरा रहे हैं कि आप समाचार की रिपोर्टिंग ना करें। मित्रों, आप देखते होंगे, सुनते होंगे समाचार में, कई बार आप हो सकता है कई लोगों के सामने ये वाक्य भी आता होगा कि शराब माफिया के अड्डे पर रेड डालने गए पुलिस पर गांव वालों ने पथराव किया। आपने कई बार देखा होगा कि ड्रग माफिया को पकड़ने पर चाकूबाजी की घटना, 2 सिपाही घायल, माफिया भागा। वो इसलिए माफिया करता है ताकि पुलिस वाले लोग धड़ पकड़ ना करें, डरे में रहे। क्या किसान आंदोलन उसी तरह से शराब माफियाओं की तरह से, ड्रग माफियाओं की तरह से समाचार चैनल वालों को डरा रहा है कि उस सभा में ऐसी किसी कुरीतियों को दिखाया ना जा सके, ऐसी किसी देश विरोधी गतिविधियों को बताया ना जा सके? क्या कुछ ऐसा है? क्योंकि समाचार चैनल आपके पक्ष में दिखा रहा है या विपक्ष में दिखा रहा है, आप समाचार वालों को कहते कि एक काम कर, अभी लाइव फीडिंग लगा और मेरा वर्जन दिखा, और नहीं दिखाएगी तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ये तो समझ में आता है कि आप कहें कि जो तुमने पिछला दिखाया है वो मेरा वर्जन नहीं था, तुम मेरा वर्जन दिखाओ, मैं जो कह रहा हूं बताओ। समाचार वाली जो वहां की रिपोर्टर थी वो अपने चैनल को संपर्क करती कि देखो मुझे बंधक बना लिया गया है, इनका कहना है कि जो तुमने कल बताया था वो सरासर गलत है, मेरी वर्जन रखो, मेरा जो वक्तव्य था उसको रखो। वो मैं समझ सकता हूं कि ये यहाँ हालांकि ये भी गलत है, लेकिन ये तक तो ठीक है। लेकिन उसके माइक को ऐसे दिखा करके और डराया जा रहा है, उस माध्यम से और समाचार चैनल वालों को धमकाया जा रहा है, ये तो स्वस्थ आंदोलन और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन का स्वरूप नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। क्योंकि हमारे देश के संविधान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अपनी बात रखने का अधिकार है, दूसरे को अपहरण करने का अधिकार नहीं है, दूसरे को डराने का अधिकार नहीं है, दूसरे को धमकाने का अधिकार नहीं है। तो क्यों ना मैं ये खुला खुला कहूं कि ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये किसी और का है, किसी और मकसद से है। हो सकता है नरेंद्र मोदी की सरकार के विरुद्ध कोई उचित मुद्दा नहीं मिल रहा है और नरेंद्र मोदी विरोधी सारे लोग एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख भी रहा है, ऐसा प्रतीत भी हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर राजनीतिक दल के लोग वहां होंगे तो राजनीतिक दल के लोगों का ये काम नहीं है कि वो समाचार चैनल वाले को धमकी दे दें, उनको बंधक बना ले, वो भी एक महिला पत्रकार को। ये भी किसान आंदोलन नहीं हो सकता, किसानों का आंदोलन नहीं हो सकता, हमारे भारत का किसान नहीं हो सकता। तो क्या मैं ये मानूं कि वहां पर हमारे भारत के किसान नहीं है? वो सीधे सीधे विदेशी ताकतों के हाथ से खेल रहे हैं। क्योंकि आप हर बार ये बात मुद्दा उठा रहे हैं कि आपको खालिस्तानी क्यों कहा जा रहा है, आपको आतंकवादी क्यों कहा जा रहा है। मैं चौड़े में आपको कह रहा हूं कि आपको आतंकवादी क्यों न कहा जाए। मैं आपको बता दीजिए आतंकवाद का परिभाषा क्या है। आतंकवाद का परिभाषा सिर्फ ये नहीं होता कि आप सरेआम गोली चला दें, सरेआम बम फाड़ दें, वही आतंक है। नहीं, आपकी वजह से मैं अगर आतंकित हो रहा हूं तो आप आतंकवादी हैं। इसी को तो आतंकवादी कहा जाता है कि आप आतंक मचा दें लोगों के मन में। आप एक समाचार चैनल के महिला पत्रकार को घेर करके उसके मन में आतंक उत्पन्न कर रहे हैं, यही तो आतंकवाद है। आतंकवाद का एक अंग ये भी तो है। आप वहां पर ट्रैक्टर से सिपाहियों पर रौंद दें, यही तो आतंकवाद है कि वहां का सिपाही आतंकित है कि यार कोई ट्रैक्टर हम पर चढ़ न जाए। आपको दिल्ली पहुंचने की जल्दी है, ठीक बात है, आपको दिल्ली पहुंचना है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या वो जवान जो वहां पर पुलिस की ड्यूटी दे रहे हैं वो भी आप ही के बेटे हैं? आप उन पर तेज गति से ट्रैक्टर चढ़ा करके पहुंचेंगे, उनके लाशों पर आप जाकर के दिल्ली में आएंगे? क्या ये आतंकवाद नहीं है? आप एक बार अपने मन में विचार करिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके आड़ में आंदोलन का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है, आंदोलनकारी बिगड़ते जा रहे हैं, या आपके ईमानदार आंदोलन के बीच में
कुछ देश विरोधी गतिविधियां, देश विरोधी ताकतें अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं, अपनी गतिविधि चला रही हैं। अगर ऐसा है तो सबसे पहला आवाज मुझे नहीं उठाना चाहिए, सबसे पहला आवाज आपको उठाना चाहिए। तभी आप किसान माने जाएंगे, तभी आप भारत के इंसान माने जाएंगे। नहीं तो आपके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हो ये आप खुद सोच लीजिएगा। मेरा कहना उचित नहीं है, क्योंकि आपके नाम के आगे किसान लगा है, आप अन्नदाता है। आप ही के उगाए अन्न को अभी मैंने ग्रहण किया और तब आपके सामने बात करने पर की स्थिति में हूँ। अगर मैं अन्न ग्रहण ना करूँ तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मेरे ख्याल से तीसरे दिन मेरे मुंह से आवाज नहीं आएगी। तो आप अन्नदाता है और आप ही को ये श्रेय जाता है कि हम आपके श्री चरणों में सदर नतमस्तक प्रणाम करें और आपके सामने शास्त्रांत दंडवत करें कि हे मेरे अन्नदाता, आपकी किसी भी शिकायत को मैं बिना शर्त सुनने को तैयार हूं। लेकिन एक अनुरोध जरूर करता हूं कि आप अपने मंच पर ऐसे बेहुदों का स्थान ना दे जो हमारे पूज्य माताओं बहनों के लिए अश्लील शब्द का प्रयोग करता है, अश्लील हरकतें करता है, अश्लील भाषा का इस्तेमाल करता है, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करता है, अक्षम्य भाषा का इस्तेमाल करता है। आप ऐसे मंच ना प्रदान करें, तभी आप पूजा के लायक है, तभी आप प्रणाम के लायक है। नहीं तो आपको प्रणाम नहीं मैं करूंगा। आपको बुरा लगे तो मुझे खुशी होगी। मित्रों, ये अब स्पष्ट हो गया कि आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं रहा। ये अब स्पष्ट हो गया कि इसमें किसानों के हित का कोई मुद्दा नहीं रहा। ये अब स्पष्ट हो गया है कि यह आंदोलन किसानों के लिए नहीं की गई है। तो भारत सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? भारत सरकार इसको सख्ती से कुचल क्यों? इस बात पर हम सबको चिंता है। हम सब इस विषय पर सरकार से पूछना चाहते हैं। अगर सरकार वोट बैंक के लिए या फेस सेविंग के लिए कुछ हो जाने तक इंतजार कर रही है तो ये गलत है, क्योंकि अब सारी हदें पार हो चुकी। इस आंदोलन में वो सब चीज हो रहा है जो किसानों के हित के अलावा है। किसानों का हित इसमें कहीं नहीं है। तो इस आंदोलन को खत्म हो जाना चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक। इन्हीं शब्दों के साथ अपने हेडिंग के लिए मैं एक बार पुनः शर्मिंदा हूं। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं कान पकड़ करके कि मैंने ऐसी कड़ा और बहुत बड़ा हेडिंग डाला है। लेकिन मेरे दुख का आप अंदाज नहीं लगा सकते जब मैंने उस मन से, उस बेहुदे इंसान से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना और किसानों ने उस पर जूता नहीं बरसाया। तब मुझे लिखने पर मजबूर होना पड़ा। पूज्य माताओं बहनों के सम्मान में अपना सर्वोच्च निछावर करते हुए, उनके श्री चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हुए एक बार पुनः उनसे क्षमा मांगते हैं कि हे माताएं, हे बहनें, आप मुझे क्षमा करें, मेरे शब्दों के लिए क्षमा करें। लेकिन किसानों के आंदोलन के आड़ में इस सब बातों के लिए आप लोग क्षमा ना करें, क्योंकि ये लोग क्षमा के योग नहीं है, सजा के योग है। ये सब दंड देने के योग है। और जब तक सठे साठे समाचार नहीं होगा तब तक इनको हमारे भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार पुनः आप सबसे क्षमा मांगते हुए विदा लेता हूँ। जय जवान, जय किसान, मेरा लोकतंत्र सबसे महान।